नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जिस बुक का आप लोग को इंतजार था, ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का, यह बुक आपके हमारे पास आ चुका है और आज से हम इसको कवर करने जा रहे हैं, जिसमें जो है आपके 63 सेट कुल हैं। आज के लेक्चर में हम आप लोग को पहला सेट कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो है आप लोग इसी बुक का इंतजार कर रहे थे। तो इसका जो है पहला सेट हम जो है आज शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिया गया है। यह पेपर 2024 के एग्जाम से रिलेटेड है जो हुआ था, और इसके साथ खास बात यह है कि एक क्वेश्चन के साथ जो है कम से कम 20 से 30 जो है एक्सप्लेन वीडियो दिए गए हैं। तो जैसा कि सर ने बताया था कि जो है इसमें जो है इससे बाहर आने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। तो आप लोग अगर इसको पूरा कवर कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया गया है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। जवाब हो जाएगा यह जो है जनहित याचिका तैयार किया था। ऑप्शन सी सही होगा, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका से संबंधित सारे यहाँ पर फैक्ट दे दिए गए हैं। 1980 के दशक में के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया था। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका पीआईएल की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत से इंसाफ पाने के लिए जा सकते थे। अगला फैक्ट देखते हैं। जनहित याचिका के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए के मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए। ठीक है ना, पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी उनके स्थान पर जा सकता है। अगला फैक्ट है, यदि किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों को पक्ष में दायर किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती, इनका पूरा नाम जो है प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती थे। ठीक है ना। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के बीच सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 ईस्वी में मुंबई के कामागार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यह यहां से हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है संसद के पास होता है। अब देखते हैं इसके फैक्ट। किसी भी देश का कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद का, ठीक है ना, संसद के 3 लोगों से मिलकर बनाता होता है। क्या क्या, राष्ट्रपति नंबर 1, नंबर 2 पे राज्यसभा, नंबर 3 पे लोकसभा, यानी तीनों से मिलकर बना होता है, ऐसा बताया गया है। आगे देखते हैं। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा यानी उच्च सदन की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों का अंतिम संख्या जो है अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो है 245 है। राज्यसभा की बात हो रही है। अगला फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? 12। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें जो है 31 सीटें हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। अब लोकसभा के बारे में आ जाते हैं। इसके गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। आगे आते हैं। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका जो है विघटन 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, आगे देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पुनः लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 द्वारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में न्यायपालिका को त्रिस्तर पाए जाते हैं, यानी न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय स्थान पर
भारत का उच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय है और यह जो है इसका एक प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी, यानी अंतिम बार जो सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। वर्तमान में यह संख्या 33 + 1 हो गई है। ठीक है ना, 33 होते हैं न्यायाधीश, उसके बाद एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस। यानी संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी दिखते हैं? पहला है आपका फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इसमें क्या क्या होता है इसको भी देख ले। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ इतने सारे फैक्ट हैं। एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा होता है फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। में क्या होता है इसे देखते हैं। भारत में जहां जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां लगभग हर जगह फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा के, विधानसभाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया में। अब देखते हैं एकल संक्रमणी क्या होता है। एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अपनाई जाती है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यह जो है एक क्वेश्चन सारे देखिए, इतने सारे जो है फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है या रखवाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति रखवाते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, राष्ट्रपति रखवाते हैं। अब इसके देखते हैं। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। देखिए, बजट शब्द का उपयोग नहीं है संविधान में, उसे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमति आय व व्यय का विवरण होता है और यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुख शेट्टी थे, यानी जिन्हें सी चेट्टी भी कहा जाता है, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 75 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 75 फर्स्ट राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 75 फर्स्ट के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल की यहाँ बात हो रही है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री रहे। तीनों का नाम याद रखिए, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला पॉइंट है, पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट, 3 प्रधानमंत्री कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक मोरारजी देसाई, सबसे कम प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें जीवी मावलंकर भी कहते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक जो है 1980 से 1989 तक चला था। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे।
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्य एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके स्पेलिंग में क्या दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करवाना शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जो इस प्रकार है। कौन कौन? एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें होती हैं। अगला पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का निपटारा यहीं से होता है। केंद्र और कोई राज्य या राज्यों एक तरफ होना एवं एक से अधिक राज्यों को दूसरी तरफ होना। और क्या करता है, आपराधिक मामलों में क्या क्या होता है? आपराधिक मामले में एक ऐसी प्रक्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून व अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। अब दीवानी मामले में क्या होता है? तो फौजदारी मामला था। दीवानी मामले में होता है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तालाब आदि होता है। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर करता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। अगला प्रश्न 5वां दिया गया है, सोवा रिग्पा क्या है? सोवा रिग्पा क्या है? तो यह जो है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ऑप्शन यहां से सी से होगा। यह क्या है? हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट दिया गया है, देखते हैं। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है, यानी सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। सोवा रिग्पा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान और भोटी भाषा से लिया गया है। सोवा रिग्पा ज्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवा रिग्पा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास का महत्व दिया जाता है। ये भी हो जाता है। अब छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह जो है आपके कोलकाता में किया था। बी ऑप्शन से यह कोलकाता में। स्पेन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया। यह जो है हुगली नदी के नीचे बने मेट्रो सुरंग को कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को एस्प्लेंडर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। क्या? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। अब इसके एक्सप्लेन देखते हैं। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ खेल दिए गए हैं और पुरस्कार की राशि दी गई है, इसे देख लेते हैं। जैसे अर्जुन पुरस्कार में आपको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में जो है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन भूअस्थायी उपग्रह नहीं है?
जवाब हो जाएगा जुगनू। जुगनू एक भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, डी ऑप्शन बनेगा। देखते हैं इसके एक्सप्लेन पे। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। और भारत के कुछ भू अस्थायी उपग्रह यहाँ पर दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं, जैसे इनसैट है, जीसैट है, कल्पना है, एंडुसैट्स है और हेमेसैट्स है। ये सब जो है क्या है, भू अस्थायी उपग्रह है। 9वां प्रश्न देखते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है, यानी सामा चकेवा त्योहार जो है किस रिश्ते को दिखाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है भाई और बहन के रिश्ते को दर्शाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। थोड़ा बड़ा करते हैं। बिहार के अन्य लोक नाट्य के बारे में देख लेते हैं, जैसे विदेशिया है। विदेशिया भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकार द्वारा निभाया जाता है। उसके बाद जट जटनी देख लेते हैं। केवल अविवाहितों द्वारा इस लोकनाट्य में जट जटनी के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। डोमकच देख लेते हैं। डोमकच यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद व अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाट्य के सर्वाधिक प्रदर्शन नहीं होता है, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंतर्गत हास परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को प्रदर्शित किया जाता है। 10वां प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ये थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ऑप्शन सही हुआ, उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना, शाहजहां के काल को। अब आगे देखते हैं, अन्य तथ्य कुछ हैं, जैसे शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। आगरा में मोची मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री देख लेते हैं, जैसे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेडविनियर, ये सब जो है शाहजहां के काल में आए थे। मनुची आया था, मनुची इटली का था। पीटर मुंडी, इसने अकाल का वर्णन किया है, इंग्लैंड का था यह। आगे देखते हैं, शाहजहां ने इनायत खां, जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा, को सनक्षर दिया था। बसामन देख लेते हैं, उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे बसावन। इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था, बसावन को। अब्दुल रस्मत को देख लेते हैं। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल रस्मत को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। ये सब प्रश्न बार बार आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था। तो यह जो है राजगृह का था, ऑप्शन डी से होगा राजगृह का। आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका हिंदी गद्यांश दिया है, गद्यांश का आंसर देना है। तो गद्यांश को बताना उतना ज़्यादा टाइम समय की बर्बादी है, क्योंकि हिंदी गद्यांश आप लोग जानते हैं, उसी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो इसको हम स्क्रॉल करते रहे, आप लोग देख लीजिएगा। इसको ज़्यादातर इस पर एक्सप्लेन करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से गद्यांश वही आते जाते रहते हैं। जैसे इस पर प्रश्न बना था, गद्यांश के आधार पर बताइए कि जो है बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति समाप्त करने के लोगों को क्या सोच रही। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार की दायित्व है। तो ये सब जो है गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, तो गद्यांश को स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। 15वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सी जवाब हो जाएगा, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार
किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं हो सकती। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन जो है 40 से कम भी नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहां हो विधानसभा सम्मिलित होती है। अगला फैक्ट है, संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का निर्माण तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 171 के क्लॉज 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। किस प्रकार? 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय सेवाओं से, नगर पालिकाओं से, जो है परिषदों आदि से, सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल से चुना जाता है। और 1/3 सदस्य विधान के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के सेकेंडरी तथा उच्च शिक्षा संस्थानों से कम 3 वर्ष रहे हो, यानी 3 वर्षों के जो है अध्यापक रहे हो। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? तो यह जो है जुलाई 1946 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ से इसे को जुलाई 1946 में हुए थे। फैक्ट देखते हैं इसके, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में और 208 स्थान प्राप्त किए थे, यानी 214 में से 208 प्राप्त किए थे। और मुस्लिम लीग जो है 78 सीट मिली थी, इनमें से 73 स्थान प्राप्त किए थे, यानी 78 में से 73 स्थान प्राप्त किए थे। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिससे कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 ईस्वी को बैठक में स्वीकार कर लिया गया। अगला फैक्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। 17वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो जो है उन्हें हटाया जा सकता है। इसके एक्सप्लेन देखते हैं, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है क्या, तब उसे हटाया जा सकता है। कैसे? अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। अगला फैक्ट है, यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, यानी सबसे पहले उसमें 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। सभापति को देने के बाद ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? पॉप की आवाज करते हुए जलती है। जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस जो है पॉप की आवाज करते हुए जलती है। हाइड्रोजन गैस के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया, देख लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम तत्व है जिसका संकेत H तथा परमाणु क्रमांक संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं, अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है। इसकी खोज हेनरी डेंसविक ने की थी। हाइड्रोजन का उपयोग किसके लिए होता है? वनस्पति घी के निर्माण में होता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है।
ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अब नाइट्रोजन गैस के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख घटक जो कि 78% है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% पाई जाती है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग देख लेते हैं। वायुयानों के टायरों में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस हल्की वजह से। क्रायो बैंक एवं एक्सीटूट संरक्षण में होता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? 19वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह जो है इमल्सन का प्रकार है। ऑप्शन सी सही होगा, इमल्सन का प्रकार है। देखते हैं, अंडे की जर्दी कोलाइड इमल्सन का प्रकार है। इमल्सन में 32% फास्फोलिपिड होते हैं। ठीक है ना। कोलाइड विलियन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ आगे दिया गया है। देखिए साइंस से जुड़े बहुत सारे प्रश्न बनते आए हैं तो ये देखना अब जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी हो जाते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं किंतु अपकेंद्रीय तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रक्षेपण प्रकार और उदाहरण जैसे द्रव, गैस और एरोसेल है। ये जो कोहरा, बादल, कुहासा है उदाहरण। ठोस गैस एरोसोल, इसमें धुआं, स्वचालित वाहन का निथार सेविंग आ जाता है। गैस द्रव फोम में सेविंग हो जाता है, यानी पहले गैस रहता है द्रव में बदलता है फिर फोम में आता है, सेविंग क्रीम होता है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आयरन लोहे का परमाणु प्रतीक कितना होता है? ठीक है ना, लोहे का परमाणु प्रतीक पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी Fe होता है। Fe होता है। अब इसके स्प्लेन देखते हैं। स्प्लेन में जो है कुछ तत्व दिए गए हैं उनका प्रतीक दिया गया है, इसे देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। लिस्ट पूरा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co। बार बार सब प्रश्न पूछा जाता है। निकल का Ni होता है, कॉपर का Cu, जिंक का Zn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी sp/3 होता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी से sp/3। जल के प्रकार देख लेते हैं, स्पेन आपका हो ही गया। जल के प्रकार देख लेते हैं, कठोर जल क्या होता है, हार्ड वाटर, या साबुन के साथ जो है झाग उत्पन्न नहीं करता। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट एवं बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। मृदुल जल की बात करते हैं, सॉफ्ट वाटर, यह साबुन के साथ आसानी से जो है फेन उत्पन्न करता है। यह जल पीने की दृष्टि से उपयोग होता है। जल की कठोरता की अगर हम बात करते हैं तो जल में दो प्रकार की कठोरता, अस्थायी व अस्थायी कठोरता पाया जाता है। यहाँ से पूरा एक्सप्लेन हो जाता है।
22वां प्रश्न देखते हैं, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है राजकुमार है। कौन है? राजकुमार है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न में जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो जो है एक तरफ मुहावरा दिया गया है, दूसरी तरफ अर्थ दिया गया है। पहला है छाती पर मूंग दलना मुहावरे का, तो यह हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना। ऑप्शन यहाँ से चौथे से मिला देंगे। छाती पर पत्थर रखना इसका पूछा गया है, तो धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। धैर्य पूर्वक कष्ट सहना पहला हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना पूछा गया है, तो यह जो है ईर्ष्या करना होता है। ईर्ष्या करना होता है। और छाती ठोकना कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, यह हो जाता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहीं से हो जाएगा। राज्यसभा मतलब राजा के लिए सभा नहीं होता है। इसके एक्सप्लेन देखते हैं। राज्यसभा का मतलब होता है समास विग्रह राजा की सभा होता है। राजा के लिए सभा नहीं, राजा की सभा होता है, इसलिए गलत है। 25वां प्रश्न देखते हैं, दिया गया किसने कोशिका की स्थिति तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया? यानी जीव द्रव्य की खोज किसने या किसका नाम दिया था? तो यह जो है जेई पुरकंजे ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा, जेई पुरकंजे। जेई पुरकंजे ने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, जीव द्रव्य के बारे में देख लेते हैं। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा लसलसा पारभासी वजन युक्त व रंगहीन पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य द्वारा ही होती हैं, जिस कारण से इसे जीवन की भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक के अनुपात 81:19 का होता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। तो इतने से तत्वों से मिलकर बना होता है। 26वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों को नियंत्रित यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? 26वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेंकाइमा। उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसके स्प्रेन में जो है कुछ ऊतक दिए गए हैं और उससे संबंधित कार्य, जैसे एपिडर्मिस ऊतक, यह कोशिकाओं को एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग से ढकता है। दूसरा है जाइलम ऊतक, जल व खनिज लवणों को संवहन करता है। तीसरा है फ्लोएम ऊतक, यह जो है मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। 27वां प्रश्न है, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं? जवाब है स्टार्च के रूप में करती हैं। स्टार्च के रूप में करती हैं। स्टार्च यानी मड जो होता है वह भोजन को पौधे जैसे पत्तियों में जमा हो जाता है, ठीक है ना। पौधों की जो है पत्तियों में जो है जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने स्थान हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1645 स्थान है। ठीक है ना, कितने हैं? 1645 स्थान है। एक्सप्लेन देखते हैं इसके। यूएनएआई यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और अनुसंधान संस्थानों को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ संरेखित करने के संयुक्त राष्ट्र का पहल है। इसका गठन जो है 18 नवंबर 2010 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह जो है 2005 को। ऑप्शन सी से होगा 2005 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूचना के अधिकार से जो भी फैक्ट बनते हैं इसको देखना जरूरी है। सूचना का अधिकार जो है 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा की गई। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया था।
यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना हुआ है, यानी कई सारे इसमें सदस्य होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति प्रधानमंत्री, जिसमें जो है राष्ट्रपति की समिति करते हैं, जिसमें कौन कौन रहता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है, और इन्हीं लोगों की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से मुक्त भी कर सकता है, यानी हटा भी सकता है। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं, ठीक है ना, हीरालाल सामरिया हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, तो यह जो है सन 2023 को घोषित किया गया था, 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया था। अब यहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ वर्ष दिए गए हैं, देख लेते हैं। जैसे 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, 2024 उग्रगणों कैमेलियट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, 2025 जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये पूछा जा सकता है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दशक यानी 10 साल पे इसे भी देख लेते हैं। जैसे जो है 22 से 32 जो है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2021 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस, 2019 से 28 नेशनल मंडेला शांति दशक। तो ये सब दशक हैं। 21वां प्रश्न दिया गया है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है? जवाब है इसमें जो है तारकाय की अनुपस्थिति होती है, तारकाय की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारकाय जो है लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंड्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करती हैं। तारकाय की खोज बेबरी ने की थी, यह इंपॉर्टेंट है, बेबरी ने की थी। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार देता है। लवक के बारे में देख लेते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्ली लवक एवं अवर्ली लवक। कई बार पूछा गया है लवक कितने प्रकार के होते हैं? हरित लवक, वर्ली लवक एवं अवर्ली लवक। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। वर्ली लवक प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं, ये पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज, पुष्प, फलीभत्ती आदि में पाए जाते हैं। अवर्ली लवक रंगहीन लवक है, यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, और जड़ों को भूमिगत तना आदि में यह पाया जाता है। अब देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न। प्लाइजोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? जवाब है इसमें जो है बहुविभाजन होता है। बी ऑप्शन सही होगा, बहुविभाजन होता है। बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें एक ही जनक कोशिका कई संतति कोशिका उत्पन्न होते हैं। बहुविभाजन द्वारा जनन एस्चुरिच कोलाई, कोलाइडिया आदि में भी देखा गया है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में मुकुल की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिति को कैसे सुनिश्चित करती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। डी ऑप्शन सही है। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। हाइड्रा में मुकुल की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिति मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के अनुवांशिक उत्पन्न के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुल के द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा होता है। कई बार ये पूछा गया है।
4 नंबर प्रश्न है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है इनमें कि इनमें क्या होता है, तो इनमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारों पर निर्भर करता है। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। जैसे सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। सरीसृप वर्ग की, इनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। दूसरा है, त्वचा रूखी होती है तथा इनमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क का पाए जाते हैं। इनका हृदय जो है सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठक बने होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं इनमें सरीसृप वर्ग में पाई जाती हैं। निषेचन आंतरिक होता है और ये अंड उत्सर्जन होते हैं। देखिए आपने जो है क्वेश्चन नंबर 34 कवर कर लिया है। रात के बज रहे हैं 2, कुत्ते ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आज का जो है लेक्चर यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा का पूरा जो है कवर हो जाएगा। 2 बज गए हैं, आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग बस जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, यही आप लोग से निवेदन है। चलिए, जो है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा तो आप लोग भी इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए जो है इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। कल जो है आगे कंटिन्यू करके पूरा का पूरा कवर कर देंगे और 7 से 8 दिनों में पूरी बुक कवर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।